मैं सदानंद पाल अपनी कहानी दंश रोज के साथ। कागज स्त्रीबिंब न कैनवास पुंगबिंब न, लेकिन यह अंतर फक्त देह का नहीं, विचारों का भी है। कागज के रूप में नायिका उन आकांक्षाओं को जीवित रखी हुई है जिनमें विचारों का संवहन जारी है। कागज मर्त्य नहीं, अमर्त्य है, वह अमृत है और स्त्री बिंब के सापेक्ष अमृता भी है, किंतु उनमें दंश की भावनाएं हिलोड़े ले रही हैं। यही तो आश्चर्य है। कागज के स्त्रीबिंब में प्रयुक्त होने की भांति कोरा कागज दंश ही तो है, चाहे उसमें विश्वरे लिए या और कुछ, परंतु कागज के बतौर स्थापित हुई। कैनवस का परिचय किस रूप में दूं? वह नायक है, उसमें नायकत्व तो है या नहीं, कथारंभ में ही स्पष्ट होना संभव नहीं। इसके लिए इंतजार करने होंगे कथांत के लिए। कैनवस भी कागज से जुड़े होते हैं किसी न किसी भांति, दोनों लगभग एक अर्थ लिए हैं। कैनवस भी रोज रोज दंश झेल रहा है, रोज रोज यानी इमरोज। तभी तो वह अपनी चांद के पास पहुंचते पहुंचते चांद को ही विलीन पाया। पता नहीं कैनवस का चंद्र स्पर्श हो सकी या नहीं, किंतु सच यह भी है कि कागज और कैनवस कोरा होकर भी साथ साथ रहे, अलग थलग नहीं। अमृता माने अमृता शेरगिल क्या? अमृता माने अमृता सिंह क्या? अमृता माने अमृता प्रीतम क्या? अमृता यानी सब कुछ, अमृता यानी कुछ भी नहीं। अमृता बिंब है, प्रतीक है, संज्ञा नहीं, सर्वनाम नहीं, विशेषण भी नहीं। संबोधन हो सकता है, आखिर कारक के बाहर कुछ भी तो नहीं होती। कल्पना साकार, कल्पना निराकार, अमृता भी इन दोनों में समाहित, इन दोनों के बाहर भी। यह दंश प्रकृति को क्रियार्थक बनाना ही तो है। कागज पर लिखी या उकेरी कविताएं भारत विभाजन के दंश को ही अभिव्यक्त कर रही होती है। किस अमृता की बात हो रही है, बिंब की या कवित्री की? किंतु दृष्टिमूलक अवधारणा फक्त कागज की है, दंश की है, प्रति अप्रति के सन्नद्ध। दंश का रोज रोज उभरना कागज पर स्याही को लसेरते पैटते उस कैनवस तक आ पहुंचता है जहां स्याही ने रंग का रूप धर लिया है तथा लेखनी तुलिका बन गई है। रोज रोज का मतलब गांधी फिरोज, रोज रोज का मतलब सरदार इमरोज, रोज रोज का मतलब वुडरोज, रोज रोज का मतलब अपना रोज। रोज यानी हिंदी शब्दकोश में प्रतिदिन, रोज यानी अंग्रेजी शब्दकोश में गुलाब। जो भी मानिए, क्योंकि माना ही जाए ऐसी कोई बाध्यता नहीं, फिर भी रोज रोज दंश झेलने पड़ेंगे ही, क्योंकि गुलाबी संस्कृति में फक्त कांटे ही तो बिछी है। तभी तो अमृता की मृत्यु हो जाती है, किंतु उनकी दंश रह जाती है, क्योंकि इमरोज का जीवित रहना अवधारणा मूलक सच है। उस दंश को सजीव निर्जीव के चक्रव्यूह में फंसाए रखने के लिए, यानी दूध का उफनना, यह इंगित करता है कि तूफान का मंजर पर्दे पर साफ साफ दृष्टिगोचित होने लगा है। अमृता का जाना कागज का ही जाना है, क्योंकि इसे एक युग का अवसान माना गया, एक पहेली नुमा जीवन का अंत माना गया। परंतु कागज के अनंत पृष्ठ अभी भी खाली है। वहीं कैनवस भी साफ है इमरोज का। कैनवस में चित्र उकेरे जाते हैं, किंतु अब उन पर कविताएं उतारी जा सकती है। कविता सिर्फ अमृता की ही उतरेगी, ऐसा इमरोज ने कह दिया है। इमरोज यानी इस कहानी के नायक, अमृता यानी इस कहानी की नायिका। कथाकार के लिए दोनों पात्र बिंब है, पाठक वृंद के लिए घटित अघटित मीमांसा। कागज पर जहां कविता लिखी जाती है तो चित्र भी उकेरी जा सकती है। कथाकार ने इसी कारण को नायिका की महानता से जोड़ा और उसे नायक पर प्राथमिकता दी। नायिका कागजी दंश लिए और नायक कैनवासी प्रतिबद्धता को रोज ब रोज दंशग्रस्त कर कथा भूमि पर अपनापे तहां से बिछ गई है। कागज ने कैनवस की विवेचना के साथ एंटी रोमांटिक की छवि लिए, किंतु फक्त मॉडर्न वुमन की स्वरलयता के साथ दंश उपसर्ग, दंश प्रत्यय। हाँ, ऐसा है, तथा जिसे समझना बेहद जरूरी है। आखिर दो विपरीत धाराएं होकर भी दोनों एक दूसरे के पूरक, संपूरक और अनुपूरक कैसे बन सके? आखिर आवास के रूप में सिर्फ एक फ्लैट, दो आमने सामने कमरे,
दोनों ओर किवाड़ खुली और आमने सामने पड़ी देह, आकर्षित चेहरे पर दंस लिए, किंतु स्पष्ट और कविता रचती हुई। दूसरी तरफ पुरुषवाचक चौड़ी छाती, सघन बाल लिए, यानी रोज का देह, देह एक कैनवस। जब हुई इच्छा, जब हुई मांग, दंस की तरफ से रोज रोज का पालन हुआ। दंस में समाने का, देह के साथ भोगा यथार्थ प्रेमार्पण तक जारी रही। उन दोनों के पृथक्करण दंस लिए सामने रही और यह दंस सदैव देहपानों के मस्तिष्क के ज्वार के साथ रही। औरत का देह यानी कागज की देह, पड़ेगी सिलवटें निश्चित ही, अगर हो सेलिब्रिटी तो यह देह दंस हो जाती है। यह आदरणीय सरीखी नहीं, अपितु यौन सुखिनी हो जाती है। दोषी दोनों या मस्ती में दोनों सवार। यह प्रश्न रोज रोज अनुत्तरित रह जाता है, यह उपयोगी है या अनुपयोगी। औरत तुरंत कलंकित हो जाती है, पर मर्द का देह भी तो एक देह है। पर यह देह क्यों होते हैं मार्गदर्शक? स्त्री देह के लिए पूरक होते हुए भी मर्द का देह कैनवस में रहता है। यह चित्रकार का देह है, औरत का देह कागज का देह यानी दंस लिए यानी अभिशप्त। चित्रकार द्वारा कविता रचा जाना तथा कवित्री द्वारा चित्र का सार्थक रूप देना, एक साथ प्रेम तृप्ति और सहवास तृप्ति रोज रोज। कविता की ऊंचाई उतनी शिखरतम और उतनी ही प्रखरतम। चित्रकृति की संवेदनाएं भी प्रासंगिकता के साथ साथ अप्रासंगिक कुछ भी नहीं, क्योंकि देह को सवारी गाड़ी माना गया है, चाहे देह औरत की हो या देह मर्द का। कागज दंस है, फिर भी रोज रोज इसे पाने की छटपटाहट है, क्योंकि भोगा हुआ यथार्थ सिर्फ कैनवस में उकेरने की चीज है। कैनवस व्यक्तिगत हो सकता है, किंतु कागज तो सार्वजनिक वस्तु है, रहेगी। आरक्षित गाड़ी, रिजर्व गाड़ी कागज की देह कतई नहीं हो सकती। परंतु वही काव्य कला एक अवस्था है, तो चित्रकला अद्वितीय अवस्था। दोनों मर्म स्पर्शी किंतु उतने ही देह स्पर्शी भी। तभी तो दंस की देह समर्पित मानी गई, जो अब भी मानी जाती रही है। फूलों की मांग उनकी सुंदरता लिए है, तो सुगंध के लिए भी। सुगंध आंतरिक स्थिति है, तो सुंदरता बाह्य स्थिति है। जो देह है और यह मूर्त है, चेतन है। सुंदरता क्षणिक है, फूल सूखने की भांति, जबकि सुगंध को रोज रोज पा सकते हैं, जो छोटे छोटे बोतलों में बंद है। सुगंध यानी कैनवस के चित्र यानी इमरोज की कल्पनाएं। संवेदना यानी कागज पर कविता यानी अमृता की संवेदनाएं। संवेदना मर सकती है, किंतु दंस सदैव बना रहता है, जबकि कल्पना अमूर्त रूप में उपस्थित रहता है रोज रोज। क्या हर सुंदर वस्तु सचमुच में भयावह होती है? क्या हर सुंदर वस्तु सचमुच में भयावह होती है? क्या उनके लोप होने पर भी उनसे सृजित दंस बचा रहता है? किंतु इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि सुंदर मृग का अंत सुगंध यानी कस्तूरी के कारण ही होता है। कैक्टस का दर्द बाहरी आवरण के कारण है, भीतर तो मांसल अवशेष है। वही क्रोटन के पौधे में कोई दर्द परिलक्षित नहीं हो रहा है, परंतु अंदर ही अंदर वो घुट घुट कर जीने को विवश है। क्रोटन का आस्वाद तीतापन जग जाहिर है, यह उनका विद्रोहात्मक दर्द है। एक दिन कागज और कैनवस में इसी संबंध में बहस छिड़ गई कि कौन है कैक्टस और कौन है क्रोटन। दोनों एक दूसरे को ऐसी ऐसी संज्ञाओं से थोप रहे थे, किंतु किसी के प्रति दोनों के पास कोई हमदर्दी थी नहीं। यह ज्ञात होनी चाहिए, यही तकरार अक्सर प्रेम अंकुरन से लेकर यौन स्फुरन में सहायक सिद्ध होती है। ऐसा ही हुआ और बहस का अंत हुआ। क्रोटन ऊपर चढ़ा था, कैक्टस नीचे दबी थी, सिहर रही थी। क्रोटन ने कैक्टस के कांटों की चुभन सहते हुए भी मर्द का भोगवाद के रूप में परिचय दिया। कैक्टस के भीतर का मांसल देह को क्रोटन ने खूब भोगा। कैक्टस के वक्ष में छिपी दो दो पूनम की चाँद विहंस रही थी। आनंद का अतिरिक्त क्रोटन के उन अंगों में चर्मरोग पैदा कर रहा था, यानी वीर्य स्खलन का अभिव्यंजनावाद जारी था। ऐसा अक्सर कैक्टस द्वारा आत्मसमर्पण करने से उत्पन्न हुई। इस घटना का तर्क यही बताता है कि कागज का कैक्टस के रूप में आविर्भाव हुआ, तो कैनवस का क्रोटन के रूप में। दोनों की महत्वाकांक्षाएं देह में सिमट गई। एकाकार के सौजन्य से बहस का अंत यौन तृप्ति से हुआ। ऐसा कागज और कैनवस ने सिखाया। यौन तृप्ति दो विपरीत लिंगी देहों की नियति का अंत है, और इस नियति में पति पत्नी का देह उदाहरण बनते हैं। किंतु कैनवस और कागज पति पत्नी नहीं थी, प्रेमी प्रेमिका भी नहीं थी, भड़वे और वैश्या की भांति भी कोई संबंध नहीं था। यह देह सुख कोई बलात्कार भी नहीं था। मर्दखोर औरत
या औरत खोर मर्द की परिभाषा भी इस परिधि में नहीं आते। आखिरकार दोनों में कौन सा रिश्ता था? पहली कल भी थी, आज भी है और रहेगी बरसों तक। कविताओं का कैनवस पर छा जाना और चित्र का कागज पर उतर आना जितनी सीधी पढ़ी जाती है सोची नहीं जा सकती, क्योंकि कैक्टस के नुकीले कांटों में दंश का राज है। दंश साम्राज्ञी बनी है तो रखेल भी हो सकती है, किंतु एक शर्त पर कि उनकी कोई सौतन न हो। कागज पर इबादत के अलावा विकृत रचनाएं भी लिखी जा सकती है। यूं तो विकृत रचनाएं दंश तो होती ही हैं, किंतु इबादत भी कटु सत्य होने के कारण दंश नामार्थ अभिहित हो पाई। भौतिक संबंध के बीच स्वच्छंदता हो और कोई समझौता नहीं हो, क्योंकि समझौते कोई न कोई वाद में बंधे होते हैं, परंतु स्वच्छंदता सपाट होता है। जीवन की गाड़ी स्वच्छंदता की पटरी पर ही चल सकती है। खुले विचार, बेबाक टिप्पणी, विचारों का टकराना, टिप्पणियों का कुनमुनाना व चरमराना आदि तो लगा ही रहेगा, किंतु बहस का अंत के लिए फक्त कालीन पर ही पसरी दो सिसकारती हुई देह का होना अत्यंत आवश्यक है। यौन तृप्ति ही नीति नियामक स्थिति में है, तब शीत युद्ध का अंत भी यही है और इस स्थिति को क्रिया में लाया गया है। तो जैविक युद्ध के जीव समूह भी यौन तृप्ति के तत्वशः युद्ध को भूल चुके होंगे। हर बार की तरह इस बार भी यौन तृप्ति पर कसगंज और कैनवस कुछ ज्यादा ही प्रसन्न थे। कागज और कैनवस कुछ ज्यादा ही प्रसन्न थे। बहरहाल इनका कारण कथाकार भी नहीं जान सका है। दंश की प्रतिबद्ध स्थिति रोज रोज कितनी हावी होती जा रही है, जानने के लिए कथांत का इंतजार करना ही पड़ेगा। कागज के स्पर्श मात्र से ही अमृता की याद हो आती है। यह स्मरणीय स्मृति सिर्फ इमरोज के अंतस्थ आते आते रोज रोज अमृता की सुंदरता भले ही दंश हो, किंतु कैनवस की यही तो चाहिए, किंतु कैनवस को यही तो चाहिए। कैनवस के लिए मानसिक अविराम की बात तो चिरनीत है। कागज की पसंद को कैनवस ने स्वीकारा। यह 40 वर्षों का गुरु रहस्य था। अमृता के चेहरे जितनी हसीन थी, खूबसूरत थी, उतनी ही मुश्किल भी थी, बल्कि यूं कहिए कि मुश्किल ज्यादा ही थी। उनके चेहरे का भाव इतनी तेजी से बदलते थे कि कागज पर चल रही उन शब्दों की भांति, उन अनुच्छेदों की भांति जिनमें भावों का सहज मूल्यांकन करना बेहद कठिन था, बेहद जटिल था। अमृता का देह औरतीय देह अवश्य थी, किंतु यह भी ज्ञात है कि यह कागजी देह थी, मुड़ी तुड़ी, घिसी पिटी। इसके बावजूद उनमें नारीत्व आशा थी, फिर भी औरतीय पहली इनमें समंजित थी। कहने को तो देवदासीन होती है, किंतु किशोरी से प्रौढ़ा की तरफ बढ़ते ही वो अहिल्या बना दी जाती है और बाद में उसी आनंद में गोते लगाने लगती है। फिर उसके बाद उनकी बिस्तर के इर्द गिर्द देह 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 और कतारबद्ध देह करबद्ध मुद्रा में दिखाई पड़ने लग जाते हैं। तब उन देवदासिनों को देव की महानता नहीं, उनका देह दिखाई देने लगता है। यह देह मर्द का देह है। मर्द का देह आसानी से वे रोज रोज इंद्रत्व लिए प्राप्त हो जाता है, जो कोरा कैनवस होता है। कैनवस को पाना मुश्किल नहीं है, कैनवस को पाना मुश्किल नहीं है, जबकि इस पर बनाए गए चित्र महंगा होने लगे हैं, क्योंकि यह चित्र दंश है और दंश की सृष्टि कैसे हुई यह जान चुके हैं। यही कारण है दंश को धारण करने वाली औरत को पाना बेहद मुश्किल है। औरत को पाना यानी उनकी देह को पाना, जबकि औरत और मर्द यानी दोनों एक दूसरे के प्रति यौनिच्छा में बराबर के अंशदार हैं। विशेष मर्द विशेष औरत की देह ढूंढते हैं, जबकि विशेष किस्म की औरत कई मर्दों के देह से चिपक कविता रचती है। मर्द का कैनवस भी उन औरतों के नग्न देह को ही तवज्जो देता है। मकबूल फिदा हुसैन का घोड़ा इन्हीं महत्वाकांक्षाओं में दौड़ लगाते दिख पड़ते हैं। मोनालिसा के बाद कैनवस पर वुमेन विथ माइंड उतरी ही कहाँ है, उतरी ही कहाँ है। यह कहानी दंशरोज मेरी यानी सदानंद पाल की है और मैं सदानंद पाल यूट्यूब चैनल कूड़ा कचरा की संयोजिका कवित्री सुश्री स्वर्णता विश्वफूल के साथ सभी श्रोता और दर्शक बंधुओं को सादर नमस्कार अर्पित करते हैं। धन्यवाद।